हमें ये पता चल सके कि ये निज़ाम किसे काम करता है। यह जवा एक बड़ा साजिला है जो लंग्स के साथ जुड़ा होता है। इसे डायफ्रागम कहा जाता है। जब यह सकता है तो फड़े हुआ को अंदर खींचते हैं और आप इनहेल करते हैं। हवा सबसे पहले नाक के जरिए जिस्म में दाखिल होती है और नेजल कैविटी में पहुंचती है। नाक की नालियों से गुजरते हुए यह हवा फिल्टर होती है, गर्म होती है और मॉइस्ट भी हो जाती है। इन नालियों में मौजूद म्यूकस गर्द धुलावर ज़रातों को फिंसा लेता है ताकि साफ हवा फीफड़ों तक पहुंचे। नाक के बाद हवा लैरिंक्स से गुजरती है जिसे वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है। इसके बाद ये में दाखिल होती है। ट्रैकिया ऊपरी सांस की नाली को फीफड़ों से जोड़ती है। अगर आप अपने गले के सामने वाले हिस्से को हल्के से छुएं तो आपको ट्रैकिया महसूस होगी। नाइस मार्को, तुमने ऊपरी सांस के निज़ाम को बहुत अच्छे अंदाज में बयान किया, जैसे कि कोई फ्रेश ब्रीज हो। लेकिन अब स्नूक जब वापी फड़ों में पहुंचती है तो क्या होता है? नरखरे के आखिर में दो बड़ी नालियां होती हैं जिन्हें मेन स्टेम ब्रोंची कहते हैं। एक लेफ्ट लंग में जाती है और दूसरी राइट लंग में। फिर हर ब्रोंकस आगे जाकर शाखों में तकसीम हो जाती है जिन्हें ब्रोंकाई कहते हैं। यह शाखें दरख्त टहनियों की तरह छोटी और बारीक होती जाती हैं। सबसे बारीक नालियां ब्रोंक्यूल्स कहलाती हैं और हर फेफड़े में तकरीबन 3 ब्रोंशियोल्स होती हैं। हर एक ब्रोंशियोल तकरीबन बालल जितनी पतली होती है। हर ब्रोंशियोल के आखिर में एक खास जह होती है जो अल्वियोली के गुच्छों की तरफ जाती है। आपके लंग्स में तकरीबन 5 मिलियन अल्वियोली होते हैं। हर एल्वियोलस के गिर्द छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं जिन्हें कैपिलरीज कहते हैं। ये कैपिलरीज इतनी बारीक होती हैं कि खून के खलिए एकाएक करके इनमें से गुजरत। Whoa! Capillaries are really tiny. Yes, they are. और यही वो जगह है जहां से ऑक्सीजन जिस्म के खलियों को मिलती है और यही वो जगह है जहां कार्बन डाइऑक्साइड जिस्म से बाहर निकाली जाती है। Hey, that's exactly opposite to what plants do. Smart boy. मुझे तुम्हारी सोच बहुत पसंद आई। तुम्हारे लंग्स सिर्फ ब्रीदिंग के लिए नहीं बल्कि टॉकिंग के लिए भी बहुत अहम है और मुझे बात करना बहुत पसंद है। We know, mother! ट्रैकिया के ऊपर लैरिंक्स होता है जिसे वॉइस बॉक्स कहते हैं। इसके अंदर 2 झिली नमा टिश्यूज होते हैं। जिन्ह्यूज वो हैं जिन्हें वोकल कॉर्ड्स कहते हैं। जब ये खले होते हैं तो हवा आसानी से गुजर जाती है और जब ये थोड़े बंद होकर हवा को रोकते हैं तो वो लरजते हैं और साउंड पैदा होती है। ये वाकई प्रिटी कूल है। लगता है तुम्हारा टमी बात करना चाह रहा है। मुझे भी थोड़ी हंगर फील हो रही है। परफेक्टो। चलो हम बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की जबकि तुम एक ऑरेंज खा रहे हो। अब हम देखेंगे कि वो ऑरेंज तुम्हारे जिस्म में कौन सा सफ़र तय करेगा। तुम्हारा बॉडी एक्चुअली डाइजेशन की तैयारी उस वक्त से शुरू कर देता है जब तुम सिर्फ फूड को देखते या स्मेल करते हो। जैसे ही तुम कुछ डिलिशियस देखते हो तुम्हारे मना में लाभ दहन आना शुरू हो जाता है। जब तुम ऑरेंज को च्यू करते हो तो सलाइवा थोड़ा बहुत फूड को ब्रेक करना शुरू कर देता है, भी हेल्प करती है। खाने को इधर उधर घुमाकर चबाने में मदद देती है। फिर ज़बान फूड को निगलने के लिए गले के पीछे धकेलती है जहां से वो दाखिल होता है। इसोफेगस में, जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम का सेकंड पार्ट है, एक 10 इंच लंबी लचकदार नाली होती है जो फूड को तुम्हारे थ्रोट से लेकर मादेक तक पहुंचाती है। जब तुम स्वॉलो करते हो तो एपिग्लॉटिस एक खास फ्लैप विंड पाइप को बंद कर देता है ताकि फूड गलत जगह ना जाए। एसोफेगस की दीवारों में मसल्स होती हैं जो वेव लाइक मोशन से फूड को आस्ता आस्ता स्टमक तक पहुंचाती हैं। ये प्रोसेस सिर्फ 2-3 सेकंड्स लेता है। अब फूड पहुंचता है स्टमक में जो एक स्ट्रेची बैग है जिसकी शेप थोड़ी लेटर जे जैसी होती है। इसका काम होता है फूड को टेम्पररीली स्टोर करना, 2 इसे पल्पी लिक्विड में तब्दील करना, 3 और आस्ता आस्ता स्मॉल इंटेस्टिन की तरफ भेजना। स्टमक एक मिक्सर की तरह काम करता है जहां स्ट्रॉन्ग मसल्स और गैस्ट्रिक जूसेस मिलकर फूड को मजीद मैश करते हैं
اور جرمز کو کل بھی کرتے ہیں۔ اس کے بعد فوڈ جاتا ہے اسمال انٹیسٹن میں، جو کہ ایک 80 فٹ لمبی نالی ہے بہت چھوٹے قطر کے ساتھ۔ یہاں پر فوڈ مزید بریک ہوتا ہے تاکہ جسم وائٹامنز، منرلز، پروٹینز، کاربوہائیڈریٹس اینڈ فیٹس کو ابزورب کر سکے۔ اسمال انٹیسٹن وہ جگہ ہے جہاں باڈی کو ایکچوئل نیوٹرینٹس ملتے ہیں۔ مطلب جو فائدہ تم نے اورنج کھا کر لینا تھا وہ یہاں میں تھا کہ وٹامن، منرل، پروٹین، کاربوہائیڈریٹ اینڈ فیٹ کہ فلوئڈز چھوٹے آنت کے پہلے حصے میں بھیجتے ہیں۔ یہ جوسز خوراک کو ڈائجسٹ کرنے میں مدد دیتے ہیں اور جسم کو نیوٹرینٹس ابزارب کرنے دیتے ہیں۔ پینکریاس ایسے انزائمز بناتا ہے جو چکنائی، فیٹس اور پروٹین کو ہضم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ لیور کا فلوئڈ جسے بائل کہا جاتا ہے وہ چکنائی کو خون میں جذب ہونے میں مدد دیتا ہے۔ گال بلیڈر بائل کو سٹور کرتا ہے جیسے کہ ایک گودام، اور جب جسم کو ضرورت ہو تب وہ بائلر ریلیز کرتا ہے۔ خوراک اسمال انٹیسٹین میں تقریباً گھنٹے گزار سکتی ہے۔ اس دوران خوراک کا ایک پتلا پانی دار ٹھوکیا ہے، اس میں موجود نیوٹرینٹس خون میں جذب ہو کر لیور کی طرف جاتے ہیں، جبکہ جو چیزیں جسم استعمال نہیں کر سکتا وہاں ویسٹ بن کر لارج انٹیسٹین میں چلی جاتی ہیں، جو نیوٹرینٹ رچ بلڈ میں جاتا ہے پروسیسنگ کے لیے۔ لیور ہارمفل سبسٹنسز اور فضلہ فلٹر کرتا ہے اور کچھ فضلہ دوبارہ بائل میں تبدیل کر دیتا ہے۔ لیور یہ بھی طے کرتا ہے کہ کون سے نیوٹرینٹس پورے جسم میں بھیجائیں گے اور کون سے سٹوریج میں رکھے جائیں گے۔ مثال کے طور پر لیور کچھ وائٹامنز، شوگر جو جسم توانائی کے لیے استعمال کرتا ہے، سٹور سکتا ہے۔ لارج انٹیسٹن تقریباً 2.5 انچز چوڑی ہوتی ہے، جو کہ اسمال انٹیسٹین سے موٹی ہوتی ہے اور یہ ہاضمے کے نظام کی تقریباً آخری منزل ہوتی ہے۔ جیسے کہ اسمال انٹیسٹن یہ بھی جسم میں تہدر تھپک ہوتی ہے، اور اگر اسے سیدھا کریں تو اتنی تقریباً 5 فضلہ لارج انٹیسٹن کے کولن نامی حصے سے گزرتا ہے، جہاں جسم کو آخری منہ ملتا ہے کہ وہ ہپچے ہوئے پانیاں کچھ منرلز کو بلڈ میں جذب کرے۔ جیسے جیسے پانی ویسٹ سے نکلتا ہے باقی ماد چھوٹا اور سخت ہوتا جاتا ہے یہاں تک وہ سالڈ بن جاتا ہے۔ پھر لارج انٹیسٹین یہ سالڈ ویسٹ کو ریکٹم میں دھکیل دیتا ہے، جو کہ ڈائجسٹو ٹریکٹ کا بالکل آخری حصہ